हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो बिलियन चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, उन सभी प्रश्न का आंसर हम बता देंगे। जो हम बताएंगे दोस्तों, उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। इस चैप्टर का एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीका से आपको हम बताएंगे। और दोस्तों, हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की सभी विषय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारियां कराते हैं और उसका नोट्स भी देते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके नोट्स भी आप ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से नोट्स लिखा गया है और सभी विषय की तैयारियाँ कराई जाती है। और दोस्तों, हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका बुक है उसमें से पूरा में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसी में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, हम इसका आंसर बहुत ही आसान करके बनाए हैं और आसान तरीका से आपको समझाएंगे। प्रश्न है दोस्तों, प्रतिलोम प्रसारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें क्या है दोस्तों, प्रतिलोम प्रसारण है। तो देखिए, प्रतिलोम प्रसारण किसे कहते हैं, यह चित्र के माध्यम से ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे दोस्तों पानी रखा गया है, इधर इतना, ठीक। और ये इस पानी में क्या मिलाया गया है, कुछ कचरा भी मिलाया गया है, यानी शुद्ध, यह जो नीला इसमें बनाया गया है वह शुद्ध पानी है। और इसमें क्या डाल दिया गया है, मान लीजिए नमक डाल दिया गया है या कोई भी चीज़ इसमें मिला दिया गया है पानी में। और यहाँ पे क्या किया गया है, एक झिल्ली लगाया गया है। यह कौन सी झिल्ली है दोस्तों, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब देखिए, और यहाँ जो झिल्ली होता है उसमें से पानी क्या हो जाएगा, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है उसमें से पानी क्या होगा, आर पार चला जाएगा, यानी इधर से इधर आ जाएगा। तो देखिए, जब यहाँ से हम लोग दाब लगाएंगे यानी प्रेशर, इसको दाबेंगे तो पानी क्या होगा, इधर आएगा। तो जब पानी इस झिल्ली से इधर आएगा तो केवल शुद्ध पानी ही आएगा, शुद्ध पदार्थ आएगा। जो उसमें मिलावट है, जो नमक है, कचरा है, वो इधर ही रह जाएगा। जो लाल है वो क्या है, कचरा है। तो देखिए, इधर कुछ नहीं आया है, इधर नीला वाला आया है, तो नीला वाला क्या है, शुद्ध है। तो ध्यान, तो इतना समझ में आ गया क्या होता है दोस्तों। यह क्या है, यहाँ से जब हम दाब लगाएंगे तो झिल्ली से क्या होगा, चा छन्नी जैसे छना जाएगा, यानी यहाँ पे कचरा छान कर इधर ही रह जाएगा और केवल शुद्ध पदार्थ इधर जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रतिलोम प्रसारण। देखिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यदि विलयन पर अधिक दाब लगाया जाए तो इस पर क्या किया जा रहा है, इधर से दाब लगाया जाए, यानी इसको दाबा जा रहा है। जब इसको दाबा जाएगा तो इधर दाब लगेगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, जो यह अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पे लगा है, इसके माध्यम से शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा, छान कर शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, उसे प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। यह हो गया इसका उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है। क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। उसके बाद है, इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। क्या करना है दोस्तों, इससे क्या करना है, राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण करना है। देखिए, यह प्रश्न कितना बार पूछा गया, 2018, 20, 22, 24, यानी अब यह भी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो यह भी 25 में पूछे जाने का चांस ज़्यादा है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो देखिए, इस चित्र को अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे चित्र बनाया गया, ठीक। यह टब में पानी रखा गया है दोनों जगह, ठीक। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो पानी है वह भाप बन के उड़ने लगेगा, ठीक। क्या होगा दोस्तों, भाप बन के उड़ने लगेगा। और यह पानी है, और इसमें अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, नमक मिला दिए हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पे नमक मिला दिए हैं। और नमक मिला के जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, दोनों में क्या अंतर होगा दोस्तों। जब देखिए, जब नमक नहीं मिलाए रहेंगे तो ज़्यादा भाप बन के उड़ेगा, और जब नमक मिला देंगे तो कम उड़ेगा, यानी वाष्प दाब कम हो जाएगा। जब नमक नहीं मिला रहेगा तो वाष्प दाब ज़्यादा रहेगा, और जब पानी में नमक मिला देंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, जो कम हुआ है वाष्प दाब, उसी को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखिए, वही चीज़ लिखा है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, यानी यह कोई विलायक है, इसमें क्या मिला दें, अवाष्पशील पदार्थ यानी नमक मिला देते हैं, तब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। जो यह विलयन है, इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए, वाष्प दाब कुछ कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो कम हुआ है उसी को वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। देखिए, यह शुद्ध, यहाँ पे हम दर्शा देंगे पी नाट। तो पी नाट से क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और पी एस में क्या हो जाएगा, जब विलयन का वाष्प दाब, यानी जब इसमें कुछ मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, जो यह पी नाट है वह क्या है दोस्तों, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब।
उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों पीएस। पीएस क्या है दोस्तों? बिलियन का वाष्प दाब, यानी जब यह शुद्ध है तब वाष्प दाब पी0, और जब इसमें नमक या कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो इसको कहेंगे बिलियन का वाष्प दाब। तो यहाँ पे लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बिलियन का वाष्प दाब। यह क्या था दोस्तों? शुद्ध जल का यानी शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब, और यहाँ पे जब मिला देंगे तो इसका वाष्प दाब। तब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र अपेक्षित अवनमन, यानी वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होता है दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी0 माइनस बिलियन में जब मिलाएंगे तो वाष्प दाब यानी पीएस, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों? पी0, यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो यही क्या होगा दोस्तों? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का सूत्र भी हो गया दोस्तों। यह है ना, इसे राउल्ट के नियम से व्यक्त कीजिए। तो यही राउल्ट का नियम से इसको व्यक्त कर दिए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों। प्रसरण दाब को परिभाषित कीजिए। प्रसरण दाब व विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रश्न को 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो यह भी प्रश्न 2025 में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो 25 में भी पूछेगा। तो इसका आंसर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा उत्तर, उसके बाद हेडिंग डाला जाएगा प्रसरण दाब। क्या पूछा है दोस्तों? प्रसरण दाब। तो प्रसरण दाब, उसके बाद अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है? एक बरसाती जो झिल्ली होता है उसी का नाम है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बिलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब प्रसरण दाब कहलाता है। एक झिल्ली रहता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। मान लीजिए यह क्या है दोस्तों? झिल्ली मान लीजिए, यह तो पारगम्य झिल्ली नहीं है, लेकिन ऐसे एक झिल्ली होती है, और इस पर क्या करेंगे? दाब लगाएंगे, यानी पानी का प्रेशर देंगे। तो कितना प्रेशर दोस्तों? न्यूनतम प्रेशर। देखिए जो लिखा है बिलियन का मतलब होता है जो पानी में अगर कुछ घोल देंगे तो वो बिलियन बन जाएगा। जैसे पानी माटी को घोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? तो बिलियन। तो वही बिलियन में जब दाब लगाया जाता है तो न्यूनतम दाब यानी कम से कम दाब लगाया जाता है, उसी को प्रसरण दाब कहता है। यानी इतना कम दाब लगाया जाए तो इस पर कम दाब लगे, तो न्यूनतम दाब को ही क्या कहते हैं? प्रसरण दाब कहते हैं। ठीक, उसके बाद है दोस्तों आगे भी इसमें, तो यह हो गया दोस्तों प्रसरण दाब की परिभाषा। आगे भी इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रसरण दाब व विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए यह संबंध स्थापित कैसे होगा? देखिए सबसे पहले प्रसरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित, ठीक, इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पाई बराबर सी। पाई बराबर सी कैसे दोस्तों? यह आपको याद करना होगा। देखिए पहला पाई बराबर सी क्यों होता है? यह स्थिर ताप पर होता है। जो पाई बराबर सी है वह क्या होता है? स्थिर ताप पर। ठीक, उसके बाद आगे लिखा जाएगा दोस्तों पाई बराबर टी भी होता है। पाई अनुक्रमपाती, इसको बराबर नहीं पढ़ते हैं, अनुक्रमपाती। पाई अनुक्रमपाती क्या होता है दोस्तों? टी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यह कब होता है दोस्तों? तो स्थिर सांद्रता पर। क्या दोस्तों? यह हो गया स्थिर सांद्रता पर। अब दो समीकरण मिल गए, यह एक और यह। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 में क्या है? समीकरण 1 में क्या है? पाई बराबर सी, और यहाँ पे है पाई बराबर टी। तो यह दोनों तरफ पाई है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? पाई है तो पाई लिख देंगे, और अनुक्रमपाती है तो अनुक्रमपाती, और इधर क्या हो जाएगा? सी और टी है तो सी और टी लिख दे। या दोनों पाई है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, और सी और टी दोनों समीकरण से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई बराबर कर देंगे, और यह अनुक्रमपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसका कांस्टेंट क्या लगा देंगे दोस्तों? आर। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? आर टी सी। आर क्या है दोस्तों? यहाँ पे लिख देंगे जहाँ आर स्थिरांक है। देखिए यहाँ पे लिख देना जहाँ आर क्या है? स्थिरांक है। या अनुक्रमपाती को यहाँ पे हटाए हैं तो आर लगा दिए हैं स्थिरांक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? सी बराबर एक सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। सी बराबर होता है WB/MB × V। तो सी के जगह पर हमें यहाँ पे सी है ना, तो सी के जगह पर यह
लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बराबर सी की जगह पर सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद RT बाद में लिख देंगे। तो देखिए सी की जगह पर क्या लिखेंगे, WB बट्टे MB गुणे भी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, R बचा है तो R लिख देंगे, गुणे T बचा है तो T लिख देंगे। देखिए सी के जगह पर इतना लिखे हैं, यह सी के जगह पर इतना होता है तो इतना लिखे हैं WB/MB इंटू भी। उसके बाद क्या लिखे हैं R, उसके बाद T। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। तो यह हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, यानी संबंध। किस में संबंध दोस्तों, परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। दोस्तों इस प्रश्न को आप इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, या 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए अगला है दोस्तों, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करता है, मोल अंश को, मोललता को। यहाँ पे देखिए मोललता है और यहाँ पे मोलरता है, दोनों अलग है। सबसे पहले मोल अंश को परिभाषित करना है, उसके बाद मोललता को परिभाषित करना है, उसके बाद मोलरता को परिभाषित करना है। इस प्रश्न को 2018, 19, 20, 22 और 24 में पूछा गया था। अभी प्रश्न 2025 में पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक एक को समझेंगे। मोल अंश, देखिए मोल अंश किसे कहते हैं, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है मोललता। मोललता में क्या है, किसी बिलियन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। तो देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक के मोलों की संख्या गुणे 1000। उसके बाद दोस्तों मोलरता, इसके पहले हम बताएंगे मोललता, लेकिन अब यह क्या है मोलरता। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यह चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम दोस्तों इसके आगे के चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपको आगे के वीडियो में बताएंगे।